इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो है तो बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन अक्सर हमारी नज़रों से छिपी रहती है। हम बात कर रहे हैं उन बेहद जटिल और दिलचस्प नियमों की जो दुनिया भर की नॉन बुक मटेरियल्स यानी गैर पुस्तक सामग्री की अराजकता को व्यवस्थित करते हैं। जरा सोचिए, किसी पुस्तकालय में एक ऑडियो बुक, कोई डिजिटल फाइल या सैकड़ों साल पुराना कोई नक्शा आप पल भर में कैसे खोज लेते हैं। इसके पीछे एक पूरी की पूरी अदृश्य व्यवस्था काम कर रही होती है, और आज हम उसी का रहस्य खोलने वाले हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमने इसे कुछ आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पुस्तकालयों ने छपे हुए पन्नों के आगे कदम क्यों बढ़ाया। फिर समझेंगे कि इन्हें व्यवस्थित करते समय कैटलॉग बनाने वालों को किन उलझनों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हम AACR2R नाम के उस जादुई कोड को डिकोड करेंगे जो इस समस्या को सुलझाता है। उनकी खास भाषा और विराम चिन्हों को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि नक्शों से लेकर संगीत तक इन नियमों को असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाता है। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आखिर पुस्तकालयों को पारंपरिक छपी हुई किताबों से आगे जाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? असल में इसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। इंसानी दिमाग जानकारी को कैसे याद रखता है, ये आंकड़े उसकी पूरी कहानी बयां कर देते हैं। अगर हम कुछ सिर्फ पढ़ते हैं तो हमें उसका मुश्किल से 10% हिस्सा ही याद रहता है, लेकिन जब हम किसी चीज को देखते भी हैं और सुनते भी हैं तो ये आंकड़ा सीधे 50% तक छलांग लगा देता है। मतलब जानकारी को याद रखने में ऑडियो विजुअल मीडिया पारंपरिक किताबों के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है। और बात सिर्फ याद रखने की ही नहीं है, इन गैर पुस्तक सामग्रियों के कुछ कमाल के व्यवहारिक फायदे भी हैं। किताबें तो बहुत जगह घेरती हैं, है ना, लेकिन ये नए प्रारूप, ये अविश्वसनीय रूप से आपकी जगह बचाते हैं। उदाहरण के लिए एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का वो पूरा का पूरा भारी भरकम सेट जो शायद एक पूरी अलमारी घेर ले, वो अब एक छोटी सी CD-ROM में समा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये सालों साल सुरक्षित रहता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इन अद्भुत नए प्रारूपों ने पुस्तकालयों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या भी खड़ी कर दी। एक साधारण छपी हुई किताब को कैटलॉग करना काफी सीधा सा काम है। आपने किताब खोली, सामने एक टाइटल पेज होता है और कोई भी इंसान उसे आसानी से पढ़ सकता है। सब कुछ स्पष्ट होता है। लेकिन इन नई सामग्रियों की दुनिया बिल्कुल अलग है। इनके प्रारूप लगातार बदलते रहते हैं। इनमें छिमी जानकारी को पढ़ने के लिए अक्सर माइक्रोफिल्म रीडर जैसी विशेष मशीनों की जरूरत होती है, और कई बार तो ये चीजें इतनी नाजुक होती हैं कि उन्हें छूने में भी डर लगता है। मतलब जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक खगोलीय ग्लोब ले लीजिए, या कोई टूटने वाली पुरानी पांडुलिपि, या फिर एक पुराना साउंड कैसेट। कैटलॉग बनाने वाले इनमें वो टाइटल पेज आखिर कहाँ से लाएंगे जब कोई मुख्य लेखक ही नजर नहीं आ रहा हो या जानकारी बिखरी हुई हो? तो इन चीजों पर व्यवस्था कैसे लागू की जाए? ये किसी बुरे सपने जैसा था। और यहीं पर इस अराजकता को खत्म करने के लिए एंट्री होती है हमारे हीरो की, एक बेहद शानदार और बारीक रूपरेखा जिसे हम AACR2R के नाम से जानते हैं। तो ये रूल्स करते क्या हैं? ये कैटलॉगर के अनुमान लगाने की गुंजाइश को ही जड़ से खत्म कर देते हैं। AACR2R हर एक अनूठी सामग्री के लिए जानकारी का मुख्य स्रोत बिल्कुल स्पष्ट रूप से तय कर देता है। जैसे अगर कोई टेप कैसेट है तो नियम कहता है कि जानकारी सिर्फ कैसेट और उस पर लगे लेबल से ही ली जाएगी। अगर मोशन पिक्चर है तो फिल्म और उसका कंटेनर देखा जाएगा। बात खत्म। इससे भ्रम की कोई जगह ही नहीं बचती। अब जब जानकारी का स्रोत मिल गया तो कैटलॉगर ये तय करता है कि उसे कितनी जानकारी दर्ज करनी है। इसके लिए विवरण के 3 स्तर बनाए गए हैं। अगर आपका पुस्तकालय छोटा है या वस्तु उतनी महत्वपूर्ण नहीं है तो प्रथम स्तर का कम से कम विवरण काफी है। लेकिन अगर आप किसी बड़े शोध संस्थान में हैं और कोई बेहद दुर्लभ वस्तु आपके हाथ में है तो आप तृतीय स्तर का पूरा और विस्तृत विवरण देंगे। ये व्यवस्था बिल्कुल जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। तो नियम समझ में आ गए, लेकिन ये जानकारी लिखी कैसे जाती है? चलिए अब इनकी अपनी एक सीक्रेट भाषा यानी खास पदनामों और विराम चिन्हों को डिकोड करते हैं। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी शब्द आता है, GMD यानी जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर दरअसल ये एक टैग की तरह काम करता है। इसे हमेशा मुख्य शीर्षक के तुरंत बाद वर्गाकार कोष्ठक यानी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये तुरंत बता देता है कि भाई ये चीज आखिर है क्या, कोई डिजिटल फाइल है या कोई भौतिक वस्तु। जैसे कि ये कुछ बेहद मानक शब्द देखिए,
अगर किसी किताब के नाम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में साउंड रिकॉर्डिंग लिखा है तो कैटलॉग देखने वाले को तुरंत समझ आ जाएगा कि पढ़ने के लिए किताब नहीं बल्कि सुनने के लिए कोई ऑडियो प्लेयर ढूंढना पड़ेगा। ये शब्द अपने आप में चेतावनी और जानकारी दोनों होते हैं। और सिर्फ शब्द ही नहीं, इनके विराम चिन्ह भी एक सार्वभौमिक कोड की तरह काम करते हैं। ये बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड को कुछ इस तरह से बनाते हैं कि इंसान तो इंसान, कंप्यूटर भी इन्हें आसानी से समझ ले। हर एक ब्रैकेट का, हर एक कोलन का या प्लस चिन्ह का अपना एक पक्का मतलब होता है। जैसे प्लस चिन्ह का मतलब है कि इस चीज के साथ कुछ और सामग्री भी जुड़ी हुई है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सारे थ्योरी वाले नियम असल जिंदगी में दिखते कैसे हैं, तो चलिए इन्हें सीधे नक्शों और संगीत की दुनिया में ले चलते हैं। एक पश्चिम बंगाल के टूरिस्ट मैप के लिए तैयार की गई इस कैटलॉगिंग प्रविष्टि को देखिए। कितनी बारीकी है इसमें। मैप में रंगीन स्याही का इस्तेमाल हुआ है, फोल्ड होने के बाद उसका साइज क्या है, उसके डायमेंशंस क्या है, ये सब कुछ एकदम औपचारिकता और सटीकता के साथ दर्ज किया गया है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि नियम हर अलग चीज के लिए खुद को ढाल लेते हैं। जब बात नक्शों की आती है तो वो एक स्केल अनुपात की मांग करते हैं, बिना इसके नक्शे का क्या मतलब। वहीं दूसरी ओर अगर छपा हुआ संगीत है तो नियम बिल्कुल बदल जाते हैं। तब ये सुनिश्चित किया जाता है कि वाद्य यंत्रों के कितने भाग और स्कोर मौजूद हैं, उनकी एकदम सटीक गिनती दर्ज हो। अब जरा एक नज़र इस पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपि की प्रविष्टि पर डालिए। इतने सख्त और मशीनी नियम होने के बावजूद ये सिस्टम भौतिक इतिहास की अनूठी खामियों को कितने शानदार ढंग से अपना लेता है, ये वाकई हैरान करने वाला है। यहाँ एक कैटलॉगर किसी डिटेक्टिव या आर्काइविस्ट से कम नहीं होता। अगर हमारे देशवासियों नाम की इस कविता के पन्नों पर पानी के दाग हैं, तो कैटलॉग में उसे भी बाकायदा नोट किया जाएगा। इसी तरह साउंड रिकॉर्डिंग के मामले में टेप की प्ले स्पीड तक को लिखा जाता है, ताकि भविष्य में कोई उसे गलत मशीन पर चलाकर खराब न कर दे। इस पूरी जटिल लेकिन बेहद सटीक प्रणाली को समझने के बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। आज जब हर चीज तेजी से क्लाउड में जा रही है और नए नए डिजिटल रूपों में सिकुड़ रही है, तो कल के कैटलॉगर भविष्य की उस मीडिया को कैसे व्यवस्थित करेंगे जिसका शायद अभी तक आविष्कार भी नहीं हुआ है ना सोचने वाली बात। खैर, पर्दे के पीछे काम करने वाली ये व्यवस्थाएं ही तय करती हैं कि इंसानी ज्ञान सुरक्षित रहे, चाहे उसका रूप कुछ भी हो। इस खास विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।